गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीष। आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है टाइम टू सेलिब्रेट, चैप्टर नंबर 3। टाइम टू सेलिब्रेट इसका मतलब होता है कि त्यौहार वगैरह हम कभी कुछ मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। यहाँ पे देखिए चैप्टर 3 में रॉकी, रॉमी एंड रीमी आर प्लेइंग होली। होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। नाउ आइडेंटिफाई दिस फेस्टिवल्स एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे 3 कैरेक्टर दिया हुआ है, रॉकी, रॉमी और रीमी का, जो होली खेलते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि होली जो है रंगों का त्यौहार है। अब यहाँ पे नीचे कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर्स में ये कौन सा त्यौहार है, और इसके बारे में आपको जो स्पेस दिया गया है वहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। तो हमारा जो पहला जो हम देख पा रहे हैं वो है हमारा, ऑन दिस फेस्टिवल चिल्ड्रन लाइक टू बर्स्ट क्रैकर्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये कह रहा है कि इस त्यौहार में बच्चे जो हैं वो पटाखे जो होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, उन्हें फोड़ना बहुत पसंद करते हैं, और इसीलिए इसे प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है, और इसे क्या कहेंगे हम, दिवाली कहते हैं। सेकंड है हमारा, द फेस्टिवल मार्क्स द बर्थडे ऑफ द 10 सिक्स गुरुज। ये जो त्यौहार है इसको गुरु पर्व हम लोग बोलते हैं। ये सिखों के 10वें गुरु के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये सिख कम्युनिटी जो होती है, रिलीजन होती है, वो लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड वन है, दिस इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। ये कह रहा है कि ये जीसस क्राइस्ट, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो लोग जीसस को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, और उनके बर्थडे के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये हर साल के 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को, जो क्रिश्चियन रिलीजन के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। चौथा है हमारा, दिस फेस्टिवल कम्स आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमादान। पीपल प्रे एट ईदगाह एंड ग्रीट ईच अदर, दैट इज़ कॉल्ड ईद। अब ये कह रहा है ये जो फेस्टिवल आया ये रमादान के महीने में, जो पवित्र महीना होता है, उसके बाद आता है। और उसके बाद लोग क्या करते हैं कि ईदगाह में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं अपना, और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, और इस फेस्टिवल को हम लोग ईद कहते हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी इसे, जो मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं, वो लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। पांचवा हमारा कह रहा है, ऑन दिस फेस्टिवल ह्यूज एफिजीज ऑफ रावण, मेघनाद एंड कुंभकर्ण आर बोर्न, इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। आप देखेंगे जो 5th नंबर का है, यहाँ पे कह रहा है इस त्यौहार में बहुत बड़े बड़े जो रावण के पुतले होते हैं, मेघनाद के और कुंभकर्ण के, वहाँ पे लगाया जाता है, उनको जलाया जाता है। ठीक है, और ये जो दशहरा हम मनाते हैं, ये इस चीज़ की निशानी है, प्रतीक कह सकते हैं। इसमें सच्चाई की जीत हुई थी बुराई के ऊपर। आगे आते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में देखेंगे हम नेशनल स्पोर्ट्स। एवरी कंट्री हैज़ इट्स नेशनल स्पोर्ट। सही बात है, हर देश का एक अपना राष्ट्रीय स्पोर्ट्स होता है, खेल होता है। ठीक है, हियर द नेम्स ऑफ द सम कंट्रीज आर गिवन, स्पिन द व्हील एंड राइट द नेम्स ऑफ देयर नेशनल स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे कुछ देश के फ्लैग दिए हुए हैं और कंट्री का नेम दिया हुआ है, नाम दिया है, और हमें यहाँ पे लिखना है किस देश का क्या स्पोर्ट्स होता है, नेशनल स्पोर्ट्स क्या होता है। तो ये कह रहा है कि पहला जो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वहाँ पे जो है क्रिकेट बहुत फेमस है, बहुत बड़े पैमाने पे खेला जाता है। दूसरा है हमारी कंट्री जो है इंडिया, जहाँ पे हॉकी बहुत फेमस है, हॉकी यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स है। वहीं आप अफ़गानिस्तान में देखेंगे, वहाँ पे जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो है बुज़काशी। ठीक है, इसके बाद आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील में फ़ुटबॉल बहुत खेला जाता है, बहुत महान महान खिलाड़ी वहाँ से फ़ुटबॉल के हुए हैं।
पांचवा है कनाडा। कनाडा में आइस हॉकी होती है, वो लोग आइस पे हॉकी खेलते हैं। ठीक है, एक हॉकी होता है जो हमारे देश में खेला जाता है वो मैदान में, लेकिन वहाँ पे ठंडा जगह है तो इस वजह से वहाँ पे लोग आइस हॉकी खेलते हैं और वो वहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स है। छठा है हमारा बांग्लादेश, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है, और वहाँ पे कबड्डी बहुत फेमस है। कबड्डी वहाँ का एक नेशनल स्पोर्ट्स है। अब आते हैं भूटान। भूटान भी हमारा क्या है, नेबरिंग कंट्री है, और वहाँ पे आर्चरी खेली जाती है। आर्चरी आप लोग देखेंगे कि थोड़ा सा निशाना लगाने वाली चीज़ों को बोलते हैं, और वो बहुत ही फेमस है आर्चरी वहाँ पे। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये क्या है, यहाँ पे बेसबॉल आप देखेंगे नॉर्मली अमेरिका में बहुत ज़्यादा खेला जाता है। बॉल लेके भागने वगैरह के सेंस में खेला जाता है बेसबॉल। ठीक है, आगे आते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में रग्बी क्या है, बहुत ही फेमस है, वहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ बताया है। आप चैप्टर 3 को क्या करेंगे, फेयर करेंगे अपने नोटबुक में, इसे ध्यान में भी रखेंगे, याद भी करेंगे, पढ़ेंगे पहले, फिर इसको एक बार फेयर करेंगे और इसे याद करेंगे। चैप्टर 4 को आप लोग नोटबुक में फेयर नहीं करेंगे, इसे बुक में ही करना है। जिनके पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, जब भी अवेलेबल होगा उस समय वो लिख लेंगे, इसको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं पांचवा, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, और यहाँ पे जो चैप्टर का जो फेमस, जो यहाँ पे हेडिंग है, जो हमारा फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी मतलब बहुत ही प्रसिद्ध जो दुनिया के बहुत बड़े कीर्ति स्तंभ हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। रोमी एंड रॉकी आर गोइंग ऑन अ वर्ल्ड टूर, दे कलेक्शन इंफॉर्मेशन अबाउट सम प्लेसेस। अब रोमी और रॉकी जो हैं वो क्या है, वर्ल्ड टूर पे हैं, यानी विश्व भ्रमण पे निकले हुए हैं, और उन्होंने कुछ जगह का क्या किया है, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। आइडेंटिफाई द मॉन्यूमेंट्स शोन हियर एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, आप लोग भी देख सकते हैं, और पिक्चर में देखने के बाद यहाँ पे नीचे आपको बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पे इनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, ये जो है आपका यूएसए में है, अमेरिका में है, समुद्र के बीच में वो है, लेडी है मशाल लेके खड़ी हैं, उसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। दूसरा है हमारा एफिल टावर। आप लोगों ने सुना होगा एफिल टावर के बारे में, देखिए पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये पेरिस में है, बहुत ही बड़ा है ये, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। थर्ड नंबर आता है वाइट हाउस। ये वाइट हाउस ये है जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं, यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के, उनका ये घर है, यहीं पे वो रहते हैं। पांचवा है हमारा, चौथा है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब देखेंगे ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये चाइना का एक बहुत ही बड़ा फेमस मॉन्यूमेंट है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, और इतिहास में अगर हम देखें तो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया गया था जो चीन के लोग थे उनकी सुरक्षा के लिए, कि दुश्मन उन पर आक्रमण नहीं कर सके। पांचवा है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। आप 5 नंबर में देखेंगे, ये जो पीसा का जो मीनार टाइप का दिख रहा है आपको, ये एक तरीके से लीनिंग इसलिए बोला गया है इसे कि एक तरफ से ये झुका हुआ है, इसीलिए इसको लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहा गया है। छठा जो है क्रेमलिन, ये देखिएगा एक चर्च टाइप का लग रहा है, डिज्नी वर्ल्ड जैसा लग रहा है, ये आपको मॉस्को में है और ये रशिया में आता है। सातवां है हमारा द ग्रेट स्पिंक्स। देखिएगा एक सातवां, वहाँ पे एक पत्थरों को काट के बनाया गया है, एक शेर जैसा मुंह लग रहा है, आदमी जैसा, आप देखेंगे। ठीक है, पत्थरों को काट के बनाया गया है, इसका नाम है ग्रेट स्पिंक्स। आठवां जो है यहाँ पे बकिंगम पैलेस है। ये क्या है, इंग्लैंड में जो क्वीन होती हैं एलिजाबेथ वगैरह, ये लोग यहीं पे रहते हैं, ये इनका महल है।
और 9, ये 9 नंबर देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है, बुर्ज खलीफा। तो इसे भी आपको नोटबुक में फेयर नहीं करना है, इसको देखना है, पढ़ना है, समझना है और याद करना है कौन कौन सा बिल्डिंग है, क्या है, कैसे है, इसको अपने पढ़ना है। अब आते हैं बी। बी में देखिए कह रहा है, रीड द फॉलोइंग एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज़ द ह्यूज स्टोन स्ट्रक्चर इन इजिप्ट। सही बात है, ये जो बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल क्या है, पत्थर का एक बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि इजिप्ट में है। ठीक है, और उसका नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पे 3 दिए हैं, ओपेरा हाउस, एफिल टावर और ग्रेट स्पिंक्स। तो यहाँ पे ग्रेट स्पिंक्स जो है ये सबसे बड़ा इजिप्ट में एक पत्थर का, ठीक है, बहुत ही विशाल स्ट्रक्चर है। आगे देखेंगे, विच कंट्री गिव स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए। अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो यूएस में है वो किस देश ने दिया है यूएस को, यूनाइटेड स्टेट्स को? तो यहाँ पे फ्रांस कंट्री है, ठीक है, जो यूएस को ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिया है। दिस इज़ द क्वीन पैलेस, इट इज़ इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे बकिंगम पैलेस, जैसा मैंने पहले वाले चैप्टर में बताया था, पहले वाले नहीं, 5th चैप्टर नंबर 5 में बताया था कि यहाँ पे क्वींस पैलेस, रानी का महल होता है, ये यहाँ पे एलिजाबेथ क्वीन रहती हैं, इसका नाम है बकिंगम पैलेस, जो कि कहाँ है? इंग्लैंड में है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज सिचुएटेड इन दिस कंट्री। लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है वो इटली में है बाबू, और ये झुका हुआ मीनार है, ऐसे झुका हुआ आप देख सकते हैं। चैप्टर 5 में 5 नंबर में बताया गया है लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में। 6 नंबर कह रहा है, द ग्रेट स्पिंक्स इज स्टैच्यू विद द ह्यूमन हेड ऑफ द बॉडी ऑफ अ लायन। कह रहा है, आप जो ग्रेट स्पिंक्स का पिक्चर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे 7th नंबर में दिख रहा है चैप्टर 5 में, और यहाँ पे जो उसका जो सर का ये दिख रहा है पार्ट, ह्यूमन जैसा लग रहा है, आदमी जैसा लग रहा है, मानव जैसा लग रहा है, वो एक्चुअली शेर की शक्ल का है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, दिस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये क्या है? वाइट हाउस, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। वाइट हाउस जो है, जो प्रेसिडेंट होते हैं यूएस के, वो वहीं पे रहते हैं, उन्हीं का ये ऑफिशियल घर है, वहीं पे वो लोग रहते हैं। आगे कह रहा है, दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, और बुर्ज खलीफा के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिएगा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ठीक है, ये बुर्ज खलीफा है बाबू, और यहाँ पे, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है ये बुर्ज खलीफा। 9th नंबर है, दिस इज़ द फेमस लैंडमार्क ऑफ फ्रांस। ये क्या है? एफिल टावर। ठीक है, क्या है ये? फ्रांस का सबसे बड़ा, मतलब आप फेमस मॉन्यूमेंट्स कह सकते हैं, फेमस लैंडमार्क कह सकते हैं फ्रांस का। ग्रेट वॉल इज़ द फेमस स्ट्रक्चर ऑफ चाइना। सही बात है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो फेमस स्ट्रक्चर है चाइना का, जैसा कि उसके बारे में मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। ये आपको फेयर करना है, ठीक है, नोटबुक में फेयर करेंगे, इसे पढ़ेंगे, याद भी करना है इसे, तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नो मोर, और डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड नेचुरली इन द वर्ल्ड। सही बात है, डायमंड जो हीरा जो होता है सबसे कठोर सब्सटेंस माना गया, पदार्थ माना गया है, ठीक है, और ये पूरी दुनिया में पाया जाता है। सेकेंड कह रहा है, लेक विक्टोरिया इन अफ्रीका इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका एंड द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड आफ्टर द लेक सुपीरियर इन नॉर्थ अमेरिका। ये कह रहा है, ये जो झील है लेक विक्टोरिया अफ्रीका में है, और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है, झील है, और द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। और इसकी जो पानी है बाबू बहुत ही फ्रेश है, आप कह सकते हैं दूसरे सेंस में कि पीने लायक, बहुत ही फ्रेश है इसकी वाटर, और ये वर्ल्ड आफ्टर द लेक सुपीरियर,
जो सबसे बढ़िया झीलों में आता है, नॉर्थ अमेरिका में है, उसके बाद ये आता है और इसका पानी बहुत ही फ्रेश है। एंटार्क्टिक पोलर डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सही बात है, एंटार्क्टिक का जो पोलर डेजर्ट है, ध्रुवीय मरुस्थल जो बोलते हैं, वो सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा है दुनिया में। एट रेस्टोरेंट द पर्सन हु सर्व्स यू फूड इज़ कॉल्ड अ वेटर। सही बात है, जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पे जो एक आदमी आपको जो फूड ला के देता है, ठीक है, जो आपने ऑर्डर किया है, तो वो आदमी क्या होता है, वो वेटर उसको बोला जाता है, जिसका प्रोफेशनल टर्म वेटर में ही आता है, जिसको वेटर हम लोग बोलते हैं। आगे कह रहा है ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। सही बात है, ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा दुनिया का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा आइलैंड है। ज़ीरो वॉज इन्वेंटेड बाय द इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। सही बात है, ज़ीरो जो शून्य का जो आविष्कार है, ये किसके द्वारा किया गया था, हमारे भारतीय एक इंडियन जिनका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। द रेड क्रॉस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट रिकग्नाइज सिम्बॉल्स। सही बात है, आप क्रॉस का निशान देखोगे, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा, जिसे रेड क्रॉस के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर्स ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं अपने लिए। द सिडनी ओपेरा हाउस इज़ नोन एज द ताजमहल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब जो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ओपेरा हाउस है, तो उसको आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का, उसे ताजमहल भी कहा जाता है। जैसे अपने कंट्री में ताजमहल है, तो वहाँ पे सिडनी ओपेरा हाउस है, जिसे ऑस्ट्रेलिया का ताजमहल कहा जाता है। द नेशनल सिंबल ऑफ स्कॉटलैंड इज़ अ थीसल। ठीक है, अब राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है स्कॉटलैंड का, उसे थीसल माना गया। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया भी गया है। पिक्चर सबसे नीचे देखेंगे पेज नंबर 12 में, एक तरह का पौधा टाइप का है, फूल टाइप का, उसको दिखाया गया है। अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट इज़ अवेलेबल एट अ रेस्टोरेंट इज़ कॉल्ड अ मेन्यू। सही बात है, आप जब भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको मेन्यू मिलता है, पहले उसमें सारे जो भी खाने की चीज़ें रहते हैं उसका प्राइस लिखा रहता है, उसका नाम लिखा रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एक बुक जैसा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन्यू बोलते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप पहले वो बुक जो रहता है, मेन्यू होता है, उसी को पहले देखते हैं। उसमें लिस्ट होता है फूड का, नॉन वेज, वेज, रोटी का रहता है, पराठे का रहता है, जो भी लिस्ट रहता है वहाँ पे उसको मेन्यू बोला जाता है। लाइक फिंगरप्रिंट्स, एवरी टंग्स प्रिंट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। सही बात ये भी कह रहा है कि जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, वैसे ही हर किसी का जो टंग होता है उसका प्रिंट भी अलग अलग होता है बाबू। ठीक है, जैसे हमारे हाथों का जो प्रिंट होता है सबका एक जैसा तो नहीं है, अलग अलग होता है, वैसे ही हर आदमी का जो टंग का होता है, जीभ का, वो भी सबका अलग अलग होता है। A duck quacks, a duck's quack doesn't echo and no one knows why। अब देखेंगे बत्तख जो होता है बाबू, वो जब भी क्वैक करता है, आवाज़ निकालता है, तो वो गूंजता नहीं है। अब इसका पता आज तक नहीं लग पाया है क्यों। ठीक है, अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ बुक्स इज़ कॉल्ड अ बिब्लियोफिली और अ बुकवॉर्म। कह रहा है एक आदमी जो हमेशा किताबों से लगा रहता है, जिसको किताबी कीड़ा भी कहा जाता है, उसको अनदर फॉर्म में, प्रोफेशनल टर्म में, टेक्निकल टर्म में उसको बिब्लियोफिले भी कहते हैं। CNG इज़ अ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल, इट डजेंट गिव आउट स्मोक एंड अदर हार्मफुल गैसेस इन द एटमोसफियर। कह रहा है CNG जो होता है बाबू, एक नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल होता है, जिससे प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण रहित ईंधन होता है वो। ठीक है, इससे धुआं नहीं निकलता है। ठीक है, और ये हमारे वातावरण में किसी तरह का गैस नहीं छोड़ता है, यानी गैस मतलब धुएं से जो गैस निकलता है वो नहीं निकलता है उससे, इससे हमारे वातावरण को नुकसान नहीं होता है। Trees are used for making paper. An adult pine tree can give us many as 80,000 sheets of paper, so we must not waste paper। आपको पता है जो हम लोग जो पेपर यूज़ करते हैं वो लिखने के लिए हो सकता है या
किसी चीज़ के लिए, न्यूज़पेपर का रहता है, कोई भी पेपर रहता है, वो एक्चुअली हमें मिलता है किधर से, वो एक पाइन ट्री आता है, उससे हमें मिलता है। और एक बताया गया है एक पाइन ट्री जो होता है वो कम से कम 80,000 शीट्स पेपर दे सकता है, ठीक है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या है कि पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमें पेड़ से मिलता है। आगे बढ़ेंगे। एन ऑर्केस्ट्रा इज़ अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस हु प्ले डिफरेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर अ कॉमन ट्यून। द पर्सन हु कंडक्ट्स द ऑर्केस्ट्रा इज़ कॉल्ड द कंडक्टर। कह रहा है ऑर्केस्ट्रा आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे अलग अलग तरह के, कोई पियानो बजा रहा है, कोई बेंजो बजा रहा है, कोई उसको बोलेंगे कि हाँ कैरोल्स कर रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है। तो अलग अलग तरह के ऑर्केस्ट्रा में जितने भी म्यूजिशियन होते हैं उनके पास अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं और सब एक ही ट्यून बजाते हैं बाबू, ठीक है, फॉर अ कॉमन ट्यून। आप देखेंगे कोई सिंगर गाना गा रही है तो वहाँ पे अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, तो उसको ऑर्केस्ट्रा बोला जाता है। और जो ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करता है, जो कराता है, उसको कंडक्टर बोला जाता है। The flags of all the countries are rectangular except for the flag of Nepal. It is triangular in shape. नॉर्मली आप देखेंगे बहुत सारे देशों का जो फ्लैग्स होता है, झंडा होता है, वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, आयताकार होता है, ठीक है। लेकिन नेपाल ही एक ऐसा कंट्री है जिसका फ्लैग है ट्रायंगुलर है, यानी त्रिभुज टाइप का है, ट्रायंगुलर शेप में है। साउंड्स ट्रैवल 15 टाइम्स फास्टर थ्रू स्टील देन थ्रू द एयर। अब कह रहा है साउंड जो ट्रैवल करता है 15 गुना तेज़ हो जाता है जो स्टील से होके गुजरता है, ठीक है, देन थ्रू द एयर, जो हवा से गुजरने से ज़्यादा रहता है, ठीक है, हवा से गुजरने से ज़्यादा रहता है। अगर स्टील के थ्रू निकलेगा, क्योंकि उसमें इको साउंड के थ्रू आवाज़ गूंजते हुए निकलता है, तो वो 15 टाइम फास्टर हो जाता है, 15 गुना तेज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। एक हवा में निकलेगा और एक स्टील के थ्रू होके निकलता है, ठीक है। तो वो उसका जो साउंड ट्रैवल होता है वो 50 टाइम्स फास्टर हो जाता है, 15 टाइम्स। ये आप लोग, ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे कह रहा है रेनबो अपीयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। देयर आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। टुगेदर दे आर कॉल्ड विबग्योर। कह रहे हैं आप लोग नॉर्मली ये जो इंद्रधनुष होता है, रेनबो होता है, आप लोग देखते होंगे रेनी सीजन के टाइम में, ठीक है। और इसमें जो कलर्स होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक है। और इन सब को मिला के 7 रंगों का होता है ये, इन सब को मिला के इसको क्या किया जाता है, विबग्योर कहा जाता है। अब विबग्योर क्यों कहा गया है, यहाँ पे देखिएगा वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। ये क्या है, इसको क्या किया है, एब्रीविएट कर दिया है, एब्रीविएशन बना दिया, इसलिए इसको विबग्योर कहा जाता है, क्योंकि ये 7 रंग को मिला के ही बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये समाप्त हुआ। आप इसे क्या करेंगे बाबू, ठीक है, पढ़ेंगे पहले, याद करेंगे, ठीक है, दिमाग में रखेंगे हमेशा कि हाँ ये पॉइंट्स ऐसे हैं, ये सारे रियलिटी फैक्ट्स हैं, ठीक है। आप इसको एकदम दिमाग में रखेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना हो गया। और होमवर्क जो आपका होगा, ये आपका जो चैप्टर 3 है उसको नोटबुक में करेंगे, चैप्टर 4 को नहीं करना है, चैप्टर 5 को नहीं करना है। चैप्टर 5 में जो 11 पेज नंबर है उसको आपको नोटबुक में करना है। और जो पेज नंबर 12 है, नो मोर है, ये आप पढ़िएगा, हमेशा देखते रहिएगा। ये एक जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए अच्छी चीज़ है, तो आप इसको देखते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।